बिहार में जब से जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया है तब से कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास जदयू से उठ सा गया है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है और चुनाव से ठीक कुछ ही दिनों पहले लोकसभा में जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया, जिसके बाद से मुसलमानों का विश्वास जदयू से कहीं ना कहीं उठता दिख रहा है और आरजेडी की ओर विश्वास दिख रहा है कि आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करती है और मुसलमानों का भला चाहती है। इसका सीधा साधा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी जदयू में मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम नेता थे, वो सभी लोग कहीं ना कहीं जदयू पार्टी को छोड़कर अभी के समय में आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। उसका सीधा साधा उदाहरण आपको अभी सामने देखने को मिल सकता है मोहम्मद शहजाद के रूप में। मोहम्मद शहजाद, आपको बता दें कि मोहम्मद शहजाद जी जो थे जदयू के वरिष्ठ नेता थे और साथ ही साथ प्रवक्ता भी थे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्यों जदयू पार्टी छोड़ दी, सत्ता वाली पार्टी छोड़ दी और आरजेडी का दामन थाम लिया। तो शहजाद भाई, सबसे पहले नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि सत्ता वाली पार्टी जदयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामने के पीछे क्या वजह है? देखिए, हम लोग जो सियासत करते हैं वो जनता के हित के लिए करते हैं और जो पार्टी जनता के हित की बात नहीं करेगी, ऑब्वियसली तमाम जनता से लेकर के तमाम सोशल लीडर जो है वो उस पार्टी से भागना शुरू कर देंगे, ये बात आप जान लीजिए। तो जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार वक्फ बोर्ड पे जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के तमाम एक बड़ी आबादी को उन्होंने धोखा दिया, तमाम बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, ये बात आप जान लीजिए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार में एक बड़े चेहरा थे और जिस तरह से तमाम बिहार के लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि बिहार को वे बड़े ऊंचे ओहदे पे ले जाएंगे, कुछ दिनों तक उन्होंने बेहतर काम भी किया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, माननीय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगोश में जाकर के समा गए, ये बात आप जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार ऐसे ऐसे कानून में वो समर्थन करते रहे जिससे तमाम एक बड़ा तबका बिहार का उनके खिलाफ बढ़ता गया। और हम लोग जो सियासत करते हैं तमाम सेकुलर लोग के लिए करते हैं। तो मैंने वक्फ बोर्ड के ऊपर देन एंड देयर नीतीश कुमार की पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से मैंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद मैं एक नई पार्टी का बिहार के अंदर में उदय हुआ, जनसुराज, जिसमें मैं सम टाइम के लिए गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो स्थिति लगी, जैसे वहाँ लीडरशिप नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। एक मात्र प्रशांत किशोर अपने आप को लीडरशिप में चमकाना चाहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे तमाम बिहार के जो लोग जुड़े थे, जो बड़े लीडर बलराम जैसे नेता, मुनाजिर हसन जैसे नेता और अशफाक रहमान साहब जैसे नेता और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिनका तमाम जनसुराज के अंदर जाने के बाद समझिए कि एक तरह से वजूद मिटाने की कोशिश किया गया। तो वहाँ पे कोई लीडर जनसुराज के अंदर तो बिल्कुल ही टिक नहीं सकता है। जनसुराज की बात कर रहे हैं सर, जनसुराज के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार में बदलाव लेकर आया है जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे नेता हैं जो बिहार में बदलाव ला सकते हैं। और फिर अचानक से आप बोल रहे हैं कि जनसुराज में लीडरशिप की कमी है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ऑब्वियसली मैं सम टाइम के लिए जनसुराज के अंदर रहा और रह करके उनकी रणनीति को हमने देखा, जिस तरह से वो अपने नेम फेम को भंजाने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत ज़मीनी स्तर पे उनका कोई मुकाम नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। अभी तक तमाम जनसुराज के अंदर में पटना की टीम नहीं बनी है, पटना का लिस्ट नहीं बना, पटना के पदाधिकारी नहीं बने। तमाम बिहार में ऐसा जगह है जहाँ पे एक भी पदाधिकारी बिहार के अंदर में जनसुराज का नहीं है। तो ज़मीनी स्तर से उनका कोई संगठन नहीं है और जो लीडर हैं उनको तमाम वहाँ के प्राइवेट फर्म ने उनको इस तरह से बांध रखा है कि वो कोई काम जनसुराज के अंदर में रह करके तमाम जनता के लिए वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप बोल रहे प्राइवेट फर्म ने बांध रखा है, ये क्या कहना चाहते हैं? मतलब इस खुल के बताइए कि प्राइवेट फर्म ने आखिरकार जनसुराज पार्टी को कैसे बांध के रखा है? ऑब्वियसली उनकी जो टीम है, जो भी लीडर वहां पे जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उनको
प्राइवेट फर्म की बात माननी पड़ती है, प्राइवेट फर्म के पीछे चलना पड़ता है, ना कि प्रशांत किशोर के पीछे चलना पड़ता है। क्यों माननी पड़ती है प्राइवेट फर्म की बातें? प्रशांत जी उसको इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, प्राइवेट फर्म को ही, वो नेता को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो तमाम पॉलिटिशियन को इंपॉर्टेंस 0/0 देते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लगातार बिहार के अंदर में प्रशांत जी कर रहे हैं। दर हकीकत अगर उनको बिहार का डेवलपमेंट करना था तो एक बेहतर बिहार के तमाम नेताओं को इकट्ठा कर करके उन्हें जनता के बीच में भेजना चाहिए था और ऐसी बातों को उठाना चाहिए था जिससे जनता का विश्वास जीता जा सके। लेकिन तमाम जो भी लीडरान बिहार के अंदर में मजबूती से जन स्वराज के थ्रू काम करना चाहते थे, उन्होंने उसको दरकिनार किया है। ये बात आप जान लीजिए। यही कारण था कि मैंने जनता दल यूनाइटेड को वक्फ बोर्ड पे रिजाइन करके जन स्वराज की ओर जाना चाहा। लेकिन जो हालात जन स्वराज के अंदर में है, कोई भी एक बेहतर नेता उसके अंदर टिक नहीं सकता है। तो मैंने 4 तारीख को आरजेडी को मैंने ज्वाइन किया है, राष्ट्रीय जनता दल को मैंने मजबूती के साथ तमाम अपनी टीम के साथ मैंने ज्वाइन किया है। जिस तरह से बिहार के अंदर में एक दर हकीकत आरजेडी एक सेकुलर पार्टी है, तमाम लोगों की ये पार्टी है और इसमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें मजबूती से काम करेंगे, हिंदू मुसलमान एकता के साथ काम करेंगे और तमाम इसके अंदर आरजेडी के अंदर जिस तरह से तेजस्वी यादव माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से वो रोजगार की बातें करते हैं और जिस तरह से तमाम जाति और धर्म की बात करते हैं, ऑब्वियसली लगता है कि बिहार को एक वो नया मुकाम देंगे। ये बात आप तय जान लीजिए। और जिस तरह से लालू यादव ने तमाम बिहार के अंदर में तमाम अक़लियतों से लेकर के तमाम आप समझ लीजिए कि अति पिछड़ा के लिए उन्होंने जिस तरह से एक आवाज़ बना है, दर हकीकत बिहार के अंदर कर्पूरी जयंती के कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई नेता, गरीबों का नेता, अति पिछड़ा का नेता, अक़लियतों का नेता अगर कोई पैदा हुआ तो लालू यादव पैदा हुआ। ये बात आप जान लीजिए। और यही अति पिछड़ा के कारण लालू यादव को तमाम जेल के अंदर में रह करके खामियाजा भुगतना पड़ा। ये बात जान लीजिए। उन्हें अति पिछड़ा होने की एक बड़ी सजा दी गई कि उन्हें चारा घोटाले में फंसाया गया। ये बात आप जान लीजिए। तमाम पत्रकार और बड़ी मीडिया ने बहुत जगह आप देखे होंगे, तमाम वो उनके रिपोर्ट आते हैं कि किस तरह से लालू यादव को चारा घोटाला में फंसाया गया। इसलिए बिहार की आवाज़ तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में सियासत कर रहे हैं, तमाम युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं, तमाम बिहार की धड़कन बन रहे हैं। किसी जात और कास्ट की वो बातें नहीं करते हैं, वो तमाम दबे कुचले और जितने भी जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ तमाम बिहार के अंदर में बने हुए हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि आरजेडी के साथ बिहार के अंदर में एक बेहतर माहौल बनेगा और तमाम जनता को इस बार जो सांप्रदायिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस तरह से जाकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं और जिस तरह से माहौल क्रिएट करना चाहते हैं बिहार के अंदर में, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लीडरान हैं जो लगातार सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। तो अगर बिहार को इससे बचाना है तो आरजेडी का दामन थामना होगा और मजबूती से तमाम बिहार के अंदर में आरजेडी अलायंस को जिताना होगा। आप बोल रहे हैं कि आरजेडी अलायंस को जिताना होगा। खैर वो तो बात की बात है, 2025 में जनता तय करेगी कि किसको सत्ता में लाना है और किसको सत्ताच्युत करना है। अभी बात करते हैं मैं देख रहा हूं कि आप मुझे मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा अभी यह है कि अभी आपने जदयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामा है, वो भी वक्फ बिल की वजह से है। वक्फ बिल की वजह से ही ना अभी आपने जदयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामा। देखिए वक्फ बिल एक बड़ा मुद्दा है। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल पे अटैक किया है और उसके समर्थन में चिराग पासवान से लेकर तमाम नीतीश कुमार जैसे लीडर भाजपा के समर्थन में आए हैं। आप समझिए कि ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल इन्होंने जो पास किया है और जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है, तमाम मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की है। ये बात आप जान लीजिए। ये मुसलमानों की खास प्रॉपर्टी है और उसमें माननीय नीतीश कुमार जो तमाम बिहार के लोग नीतीश कुमार पे विश्वास और ट्रस्ट क्या करते थे, उन्होंने धोखा दिया। 1 मिनट आपको काटेंगे। आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, लेकिन कहा जाता है कि जो देश में जो भी प्रॉपर्टी मौजूद है वो सरकार की प्रॉपर्टी है, उस पर सरकार का हक है। और जब सरकार का हक है तो सरकार वक्फ बिल को लाई है, तो कहाँ से गलत हो गई? आप मानते हैं कि नहीं कि पहले जो देश में जो भी प्रॉपर्टी है वो देश की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, उस पर पहला हक देश का है और सरकार का है। उसको देश और सरकार अपने हित के लिए या फिर अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सकती है।
तो ये घर भी सरकार का है, मेरा घर भी सरकार ले ले, मेरे को रोड पे ला दे। जरूरत पड़ने पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पुरखों की है, ये बात आप समझ लीजिए। तमाम प्रॉपर्टियां मेरी पुरखों ने उन दिया है उस ट्रस्ट को, ताकि के गरीबों का बेहतर हो सके, तमाम वैसे जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए वो काम आ सके, ये बात आप जान लीजिए। उसमें किसी भी तरह से केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। आप उसमें बहुत सारी ऐसे बातें, डीएम को बहुत सारे पावर दिए गए हैं कि आप जब चाहें जैसे चाहें आप वक्फ बोर्ड को घुमा सकते हैं। लगातार आप क्या मठ है या बहुत सारी प्रॉपर्टी क्रिश्चियंस की है, चर्च की है, तो क्या आप उस पर कानून बनाएंगे? क्या मठ के अंदर में और मंदिर के अंदर में किसी मुसलमानों की बहाली आप करेंगे? आप वक्फ बोर्ड के अंदर धन मुस्लिमों की बहाली कर रहे हैं। आप आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केसेस है, आप जान लीजिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, आप देखें आगे क्या होता है। आप बोल रहे हैं कि वक्फ बिल के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो जदयू ने समर्थन किया। कहीं ना कहीं जदयू इससे पहले मुसलमानों के हक की बात करते थे, देखी जा रही थी, और मुसलमानों का भी जदयू पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा देखने को मिल रहा था। जब जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया लोकसभा में, तो जदयू के एक बहुत बड़े नेता हैं जमा खान, जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये थोड़ा बताइए। आप देखिए अभी कैमूर में अभी जमा खान साहब अभी अपने क्षेत्र में वो गए हुए थे। तमाम वहाँ की जनता, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन से लड़के उन्होंने इलेक्शन जीता, और तमाम वहाँ पे AIM अलायंस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तमाम वहाँ के सेकुलर लोग, तमाम वहाँ के अल्पसंख्यक लोगों ने मजबूती से इन्हें समर्थन दिया और ये इलेक्शन जीते। और जब वक्फ बोर्ड का जब मामला आया, जिस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीन भिन किया गया, नीतीश कुमार के साथ वो साइलेंट बैठ गए। तो आप देखिए जिस तरह से वो कैमूर जिला में गए, उनके झंडा को नोचा गया, उनकी गाड़ी को रगेदा गया, तो तमाम जनता उनसे आक्रोश में है, काफ़ी आक्रोशित है वहाँ की जनता। इस बार जमा खान क्या, तमाम जनता दल यूनाइटेड के जो भी लीडरान हैं, आप देखेंगे उन्हें कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पे एक बड़ा पनिशमेंट तमाम बिहार के अंदर में मिलेगा। और वक्फ बोर्ड ही नहीं, तमाम जिस तरह से बिहार के अंदर में जनता दल यूनाइटेड सरकार को चलाना चाहती है, आप देखिए जिस तरह से NRC, CA, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, 370 जिस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं नीतीश कुमार। सवाल है कि उनको एक बेहतर विकल्प के रूप में बिहार के अंदर में देखा जा रहा था। नीतीश कुमार को अपने काम पे विश्वास रखना चाहिए था, ना कि ऐसे कानून पे विश्वास रखना चाहिए था जिससे जात और धर्म के नाम पे उन्हें वोट मिले। आज के डेट में नीतीश कुमार जात और धर्म के नाम पे वोट चाहते हैं। उनके बहुत सारे लीडरान कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं किया करता है। तो 2025 में आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार के अंदर में एक अलग माहौल होगा। और जिस तरह से बिहार में RJD लालू यादव ने जिस तरह से तमाम गरीबों के लिए बेहतर पूरे बिहार में काम किया है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव जैसा धुरंधर नेता और तेज तर्रार युवा जो बिहार के अंदर में मजबूती से तमाम लोगों के लिए खड़ा हो रहा है, जहां पर भी कोई अपराध हो रहा है तेजस्वी यादव को आप पाएंगे। और हम लोग भी मजबूती से उनके साथ तमाम बिहार के अंदर में घूमेंगे। और आने वाले समय में तमाम लोग, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और तमाम गरीब लोग जो बिहार के अंदर में हैं, तमाम अक़लियत लोग जो बिहार में हैं, सब लोग मिलकर के RJD का मजबूती से बेहतर सरकार बनाएंगे। अभी देखा जा रहा था कि जनसुराज बहुत ही तेज़ी से बिहार में ग्रो की, बहुत ज़्यादा नाम कमाई, और जो प्रशांत किशोर जी हैं जनसुराज के सूत्रधार, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे कटाच करते दिखे और लालू यादव पे कटाच करते दिखे, चारा चोर तक भी कह दिया। क्या कहिएगा? देखिए प्रशांत किशोर जी तो ये भी कहते हैं कि दर हकीकत लालू यादव तमाम बिहार के अंदर में गरीबों का मसीहा भी रहा है। ये भी प्रशांत किशोर बोलते हैं। आप उनका इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए कि वो गरीबों की आवाज़ बने। 1990 का जो स्थिति था, जो हालात था बिहार की, उसमें दर हकीकत तमाम गरीबों को और तमाम अति पिछड़ों को उन्होंने एक आवाज़ दिया। एक समय था जब बिहार के अंदर में किसी गरीब को, किसी अति पिछड़ा को, किसी दलित को कुर्सी पे बैठना मुश्किल था, चप्पल पहनना मुश्किल था। तो आप लालू यादव तमाम बिहार के अंदर में इन्होंने एक मजबूती प्रदान दिया। और उसके बाद सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर आया। सम टाइम के लिए लगा कि नीतीश कुमार बेहतर विकल्प बिहार के लिए हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिस तरह से बिहार को सांप्रदायिकता में झोंकने की कोशिश की है, तमाम जनता इस बार 2025 में आप देखेंगे नीतीश कुमार का बिहार में जिस तरह से वो लगातार वक्फ बोर्ड पे और तमाम जगहों पे स्टैंड ले रहे हैं, उससे तमाम बिहार की जनता काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी आक्रोशित है। कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वक्फ बिल को
वो कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे? क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? ऑब्वियसली उन्होंने सही कहा है। ऑब्वियसली उनको पता है कि ये कानून जो बना है वो बिल्कुल गलत बना है। जनता के हित में ये कानून नहीं है, जनता के विरोध में ये कानून बना है। तो ऑब्वियसली लगातार तेजस्वी यादव देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और लगातार नीतीश कुमार, आप देखिए ना, आज भी बिहार के अंदर में, आज भी बिहार में तमाम छात्रों, तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है। तो लगातार जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार काम को पीछे छोड़ चुके हैं और सांप्रदायिकता और कास्ट और जाति पे अपने इलेक्शंस को इस बार लड़ना चाहते हैं, तो तमाम बिहार की जनता इस बार उनको डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए और बिहार को बेहतर विकल्प चाहिए। वक्फ बिल का सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी ने इस फैसले को अभी रोक दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। कल जिस तरह से तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को संजीव खन्ना जी से और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हुए थे, तमाम जनता, तमाम लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि आज संजीव खन्ना जी आज वक्फ बोर्ड पे एक बेहतर सुझाव देंगे। लेकिन जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2 सेकंड के लिए इन मामले को ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि मैंने अभी एफिडेविट नहीं पढ़ा है और मैं 13 तारीख को जा रहा हूं, आने वाली दूसरी बेंच 15 तारीख के बाद सुनेंगे। इससे तमाम मुसलमानों को, तमाम बिहार के सेकुलर लोगों को, तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों को और तमाम जनता को काफ़ी उदासी महसूस हुई है, काफ़ी उन्हें परेशानी का ये मैसेज आया है। इसमें कहीं ना कहीं एक जिस तरह से 15 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट से लिया गया, कहीं ना कहीं से इसमें एक षड्यंत्र की बड़ी बू आती है। ये बात जान लीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से तमाम जगहों पे अपने पदाधिकारी को बैठा करके, चाहे वो तमाम बड़े से बड़े ओहदे हों, वहाँ बैठा करके जिस तरह से माहौल को क्रिएट कर रही है और जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, उसे तमाम लोग, तमाम बड़े पदाधिकारी भी परेशान रहते हैं और वो उसका न्याय देने में उनको सोचना पड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमारे साथ मोहम्मद शहजाद जी, जो कि पटना सिटी के आलमगंज इलाके के पठान टोली में रहते हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कुछ ही दिनों पहले जदयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामा। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बिहार में मुसलमानों की हक और हुकूक की बात अगर कोई कर रहा है तो वो आरजेडी ही कर रही है और मुसलमानों को उनका हक अगर कोई दिला सकता है तो आरजेडी ही दिला सकती है। खैर, सत्ता में किसे लाना है वो तो जनता तय करेगी और वो 2025 में पता चल भी जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।